एग्जामगंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट की इस कड़ी में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनका डिटेल एनालिसिस भी देखेंगे। तो आप सभी का पुनः मैं एग्जामगंज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं, अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर धीरे धीरे एक एक करके बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पटना के बारे में बात की जा रही है कि पटना के चीफ जस्टिस कौन है। ठीक है, तो देखिए, संगम कुमार साहू जो हैं पटना के चीफ जस्टिस है। ठीक है, कौन है? संगम कुमार साहू पटना के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, आइए पटना हाई कोर्ट से संबंधित कुछ और फैक्ट्स भी हम साथ साथ देखते चलेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में इसका बेनिफिट मिले। देखिए, पटना हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। इस डेट को नोट कर लीजिए, 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत हुई थी। कैसे हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1915। ओके, ठीक है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके अलावा देखेंगे कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। हालांकि आप देखेंगे एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट होता है। जैसे आप देखेंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है दिल्ली और पंजाब दोनों के लिए है। अच्छा, और आते हैं जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, इसको याद कर लीजिए इसके साथ ही। और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो शपथ होता है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। क्लियर है? तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से इससे संबंधित। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 5 देशों की यात्रा की थी? ठीक है, तो हमारा आंसर है बी। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा की थी। इसके अलावे नीदरलैंड की यात्रा की थी, स्वीडन की यात्रा की थी, नॉर्वे और इटली की भी यात्रा की थी। ठीक है, तो इन देशों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ। देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो भारत के साथ I2U2 का सदस्य है। I2U2 का सदस्य है। क्लियर है? ये एक फैक्ट याद कर लीजिए। दूसरा, दोनों ने 2022 में CEPA क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। यानी ये व्यापार को लेकर के एक समझौता हुआ था 2022 में 5 साल के लिए। कितने दिन के लिए? 5 वर्ष के लिए ये समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। UAE और इंडिया के संदर्भ में दोनों देश चाहते हैं कि वे अपने ट्रेड को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, इसी के लिए प्रयासरत है। आगे आते हैं, कुछ और फैक्ट्स हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे का नाम आपने अभी यहाँ पे देखा है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे जो है 1 नंबर पे है। पूरे वर्ल्ड में नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे है। किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। क्लियर है? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे 1 नंबर पे है। इसके अलावे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की यदि बात किया जाए, ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स की जब आप बात करिएगा तो उसमें स्वीडन का फर्स्ट रैंक है। क्लियर है? स्वीडन का रैंक कितना है? फर्स्ट है। ये नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
स्वीडन का फर्स्ट रैंक है किसमें, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में। ठीक है, आइए इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने संबंधित घोषणा किस भारतीय राज्य द्वारा की गई है। तो देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया के प्रति बच्चे कितना एक्टिव हो रहे हैं, उससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको लेकर केरला सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए इस पे रोक लगा दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा चिकन नेक जो एरिया है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। देखिए चिकन नेक रीजन के बारे में बात की जा रही है कि वो किस इंडियन स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो भाई ये पश्चिम बंगाल का पार्ट है। क्लियर है, किसका पार्ट है, वेस्ट बंगाल का पार्ट है। ये हाल ही में चर्चा रहा है। उसका कारण रहा है कि नई जो सरकार आई है वेस्ट बंगाल में, तो उसने 120 एकड़ ज़मीन बीएसएफ को ट्रांसफ़र किया है इस इलाके में, ताकि केंद्र सरकार अपनी वहाँ पे सैन्य और रणनीतिक चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, तो कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स आप देखेंगे। तो एक तो यही फैक्ट है कि 120 एकड़ जो हम लोगों ने बनाया है, और इसमें सरकार अपना जो एंगल दे रही है वो कह रही है कि सीमा सुरक्षा को लेकर के फेंसिंग और राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, और अन्य रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इससे बढ़ावा मिलेगा। आप देखेंगे कि ये जो चिकन नेक कॉरिडोर जो है एक बिल्कुल पतला सा गलीनुमा इलाका है जो पूर्वोत्तर के हमारे 8 राज्यों से भारत को जोड़ता है। यानी भारत के शेष हिस्से से पूर्वोत्तर के राज्य इसी चिकन नेक गलियारे से जुड़ते हैं, और ये सीमा बनाता है 3 महत्वपूर्ण देशों के साथ। कौन कौन से देश हैं, तो ये चिकन नेक गलियारा के पास आप देखिएगा तो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ, नेपाल के साथ बनाता है। इसके अलावा भूटान के साथ बनाता है, और इसके साथ बांग्लादेश के साथ भी बनाता है। क्लियर है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जो बात की जाती है वो यहीं से होके गुजरती है। ठीक है, आगे देखिए। अभी जो सरकार की हमने बात की कि पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट जो है वो बदली है, तो जो मुख्यमंत्री बने हैं वो शुभेंदु अधिकारी बने हैं। कौन बना है, शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया था। शुभेंदु अधिकारी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, और यहाँ के राज्यपाल है आर एन रवि को वेस्ट बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में संपन्न केरल विधानसभा चुनाव के पश्चात नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए नए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन बने हैं। नोट कर लीजिए, वी.डी. सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ गठबंधन की सरकार है। खैर आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एआई चैटबॉट सारथी, एआई चैटबॉट है एक सारथी का संबंध किस भारतीय राज्य से है। देखिए ये हरियाणा से संबंधित है, और एआई सारथी जो है ई गवर्नेंस पे फोकस्ड है। किस पे, ई गवर्नेंस पे फोकस्ड है, और ये 24/7 सर्विस उपलब्ध कराएगा, और इससे कोई भी व्यक्ति अपना जो है डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकता है, सरकारी डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 14वां मैत्री अभ्यास 2025 एक्सरसाइज मैत्री जो है 14वां मैत्री कहाँ संपन्न किया गया, जगह की बात की गई है। तो ये मेघालय के उमरोई में हुआ है। उमरोई में कहाँ हुआ है, मेघालय के उमरोई में ये संपन्न हुआ है मैत्री। इसके साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण अभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास, जिसको आपको जानना चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल डिटेल में इस पर एक बार डिस्कशन करेंगे। फिर भी कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। स्लाइनेक्स जो है श्रीलंका इंडिया का है। क्या है, स्लाइनेक्स जो है, नोट कर लीजिए, स्लाइनेक्स
सलाइनक्स भारत और श्रीलंका के बीच है। गरुण शक्ति इसी तरह से भारत इंडोनेशिया के बीच है। सिम्बेक्स भारत सिंगापुर के बीच है। ये है बायलेटरल टाइप। और इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जो कई देश एक साथ मिलकर मल्टीलेटरल अभ्यास भी होते हैं, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। अभी देखिए इसका ही डिटेल है कि 14वां भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया है और ये अभ्यास 1 से 14 सितंबर 2025 तक संपन्न हुआ था। चलिए आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न थोड़ा पहले हम लोगों ने उठा लिया था, कोई बात नहीं, एक साल का ऐसे भी करंट अफेयर कवर करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के कारण चर्चा में रहे नॉर्वे का स्थान विश्व प्रेस इंडेक्स में कितने नंबर पे है? तो इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है, फर्स्ट रैंक पे है। अभी हमने ऊपर इस पे बात किया था। और भारत का कितना रैंक है भाई? ये भारत का रैंक 57 है। कितना है? 157 है 180 देशों में। ठीक है, ये रिपोर्ट सूचकांक को जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। सुजलान परियोजना का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो सुजलान परियोजना कर्नाटका से संबंधित है। ठीक है, सुजलान परियोजना कहाँ से संबंधित है? कर्नाटका से संबंधित है और ये वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक। कौन सपोर्ट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट कर रहा है और ये कर्नाटका में है। ये एक वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, कृषि का डेवलपमेंट और किसानों का इनकम बढ़ाने में इससे मदद मिलने वाली है। इस परियोजना में वर्षा जल के संरक्षण पे बात किया गया है और ग्राउंड वाटर जो है उसको रिचार्ज करना तथा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर लोगों का रुझान बढ़ाना है। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है। जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजे किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो देखिए जिंजे किला जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? और इसी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और ये घोषित किया है यूनेस्को ने। यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंतर्गत, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को जो है वो यूएन का एक एजेंसी है और इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके कुल 194 सदस्य राज्य हैं और 12 इसके एसोसिएट स्टेट्स भी इसको सहयोग प्रदान करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा कुछ और भी चीज़ दिया गया है कि अपनी अभेद सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति के कारण ये जो जिंजे किला है इसे दक्षिण भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है या पूर्व का ट्रॉय भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो संरचना आप देखिएगा तो यह भव्य किला 3 विशाल पहाड़ियों के ऊपर फैला हुआ है और ये पहाड़ी कौन कौन सी है? राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी। ठीक है, हो सकता है बहुत डेप्थ प्रश्न पूछे तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो तीनों पहाड़ी कौन सी है, तो ये भी देख लीजिए। राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि टोजिलंग जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों के बीच विकसित की जा रही है? ठीक है, तो ये भारत और भूटान के बीच विकसित की जा रही है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये जल विद्युत परियोजना है जो भारत और भूटान के बीच डेवलप की जा रही है। अगला हम देखेंगे कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ चला है? तो ये तो बड़ा आसान है क्योंकि केन बेतवा नदी की जब आप बात करिएगा तो मध्य प्रदेश, ठीक है ना, तो वहीं पे चीता आंदोलन हाल में चला है, बहुत चर्चा में रहा था ये। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसी का डिटेल दिया है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में, कहाँ? बुंदेलखंड रीजन में छतरपुर और पन्ना जिलों में स्थानीय आदिवासी महिलाओं और किसानों द्वारा यह उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटकर यह विरोध जताया कि इस परियोजना के तहत उनके गांव का डूब क्षेत्र में आना एवं उनका वहां से विस्थापन मृत्यु के समान है। ठीक है, और इसी को लेकर के उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया और इस परियोजना के अंतर्गत जो बांध बन रहा है उसका नाम क्या है? ढोढन बांध।
क्या है, ढोढन बांध। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 33 वर्षों के बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्रदान किया है? तो ये दर्जा प्राप्त हुआ है गुजरात को। किसको प्राप्त हुआ है? गुजरात को। देखिए, राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण ने गुजरात के दाहोद जिले के रतनमहल वन्यजीव अभ्यारण्य में, नोट करिए, रतनमहल वन्यजीव अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रतनमहल वन्यजीव अभ्यारण्य में एक नर बाघ की अस्थाई मौजूदगी को देखते हुए वहाँ पे इसने क्या किया है, उसको पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया है। क्लियर है? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। हालांकि टाइगर स्टेट से रिलेटेड हैं बहुत सारे और भी फैक्ट्स हैं, जैसे टाइगर की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, नोट कर लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर, ये केंद्र सरकार द्वारा 1973 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख प्रशासनिक इकाई जो होती है वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी NTCA। यही प्रमुख इसका एक तरह से कहिए कि प्रशासनिक इकाई है। और पूरे विश्व का 70% बाघ केवल भारत में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा बाघों वाला, यदि टाइगर रिजर्व की आप बात करिएगा तो जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट नोट कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा बाघों वाला अभ्यारण्य है। और सबसे बड़े अभ्यारण्य की एरिया, मतलब भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटे की बात किया जाए तो वो ओरांग असम में अवस्थित है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। इसके अलावा जब भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, जैव विविधता वगैरह को जब हम देखेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कशन इस पर किया जाएगा। आइए देखते हैं, माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे दो। एक है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया निर्णय में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के रूप में इसको मान्यता प्रदान कर दिया है। ठीक है, दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या निजी, को वेंडिंग मशीनों के माध्यम से निःशुल्क ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना होगा हमारी बच्चियों को। ठीक है, ये दो तथ्य हैं। इसमें देखना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ऐसा किया था कि उसने इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किया था और स्कूलों को इसके लिए मैंडेटरी कर दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत की अदरक की राजधानी कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। ठीक है, मेघालय को अदरक की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने, कितना साल पुराने? 8000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध हरियाणा से है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड एक स्टेटमेंट है कि रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य के खोए हुए प्राचीन शहर चेरेक्स स्पेसिनी जो है, इसकी खोज की गई है इराक में। कहाँ खोज की गई है? इराक में। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। तो कह रहे हैं कि दोनों कूट को मिलाइए, कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है। ये इराक में खोजा गया है। ठीक है, दोनों सही है, चेरिक्स स्पेसिनी। और दूसरा ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराना भिराना स्थल।
ठीक है, कहाँ मिला है? हरियाणा में। तो ये फैक्ट्स आप याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? इसमें नाम आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह देवल, केटी टॉमस, एन राजम, पी नारायणन, VS अच्युतानंद। देखिए पांचों के पांचों व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। ये पांचों व्यक्तियों को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। धर्मेंद्र सिंह देवल को मरणोपरांत प्राप्त हुआ है कला एवं के क्षेत्र में, ठीक है। केटी थॉमस को सार्वजनिक मामले को लेकर के मिला है। वहीं एन राजम को कला को लेकर के ही मिला है, उत्तर प्रदेश से हैं। पी नारायणन को साहित्य एवं शिक्षा को लेकर के मिला है। और VS अच्युतानंदन को मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामलों को लेकर के, ये भी केरल से संबंधित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 फरवरी को कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? देखिए ये शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है, नोट कर लीजिए, शहीद दिवस के रूप में इसको मनाए जाने की घोषणा की गई है। अब आगे देखते हैं, तो आगे आप देखेंगे क्यों मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तारापुर में, मुंगेर के तारापुर में एक भीषण गोलीकांड हुआ था और 34 स्वतंत्रता सेनानी जो है शहीद हो गए थे। उन्हीं के याद में हम लोग 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एशिया रग्बी अंडर 25 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक, ये शुभंकर का क्या नाम है भाई? अशोक का अनावरण किसने किया? तो ये तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका अनावरण किया, ठीक है। और देखिए एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप जो है वो बिहार में फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। और अशोक जो है ये एक खरगोश है और ये चुस्ती और गति का प्रतीक है, ठीक है ना, खेल में चुस्ती और गति का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार बिहार में किया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए, पहली बार बिहार में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और ये हो रहा है राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। क्लियर है? आगे देखिए, इसके कुछ फैक्ट्स है इससे संबंधित। पुरुष वर्ग में हांगकांग ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को पराजित कर चैंपियनशिप का विजेता रहा। अब प्रश्न आएगा कि पुरुष वर्ग में कौन विजेता रहा? तो हांगकांग है। वहीं महिला वर्ग की बात किया जाएगा तो चीन विजेता रहा हांगकांग को हरा करके, ठीक है। यानी एक जगह हांगकांग विजेता है और दूसरी जगह हांगकांग क्या है? रनर है, ठीक है। भारतीय महिला की बात किया जाए तो भारतीय महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, और वो पराजित की थी उज्बेकिस्तान को। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार की बात की जाए तो विक्रांत मैसी एवं शाहरुख खान ने जीता है। कौन जीता है? विक्रांत मैसी और शाहरुख खान ने इस पुरस्कार को जीता है। इसके अलावे भी कुछ इससे संबंधित फैक्ट्स की आप बात करिएगा तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड की बात की जाए तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड। बेस्ट एक्टर, अभी हमने एक्टर का तो बात कर लिया, एक्ट्रेस की आप बात करिएगा तो रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस है, रानी मुखर्जी, ठीक है। साथ ही साथ दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो मोहनलाल को मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है किसको मिला है? मोहनलाल को मिला है, मोहनलाल को मिला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, कुछ और फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए एग्जामगंज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम लोग लाए तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।